अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आजकल मौजूद गुफ्तगू मुल्की हालात हैं और माशी मामलात हैं जिसके ऊपर हम आए दिन प्रोग्राम में गुफ्तगू करते रहते हैं। मुख्तलिफ मेहमान हमारे साथ यहाँ पर शरीक होते रहते हैं प्रोग्राम में मुख्तलिफ औकात में, और उनसे हमारी बात होती है कुछ माशी मामलात के हवाले से और मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से। उसके अलावा कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवामी मसाइल के हवाले से अपने प्रोग्राम्स में गुफ्तगू की जा सके। सुबह के वक्त देखने वाले भी प्रोग्राम में अपनी राय भेजते हैं, सवालात भेजते हैं, और हमारी कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवामी आरा को प्रोग्राम में शामिल किया जाए। और इसमें बड़ी तादाद ऐसी होती है लोगों की जो चाहते हैं कि महंगाई के हवाले से बात की जाए, हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से बात की जाए, उनकी निशानदही करवाई जाती है उन मसाइल की तरफ जिनको हल करना ज़रूरी है, और जो बुनियादी लोगों के मसाइल हैं, जो ज़रूरतें हैं, उनके हवाले से हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम में बात की जा सके। बहरहाल इन तमाम मामलात पर आज हमारी गुफ्तगू होगी। बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, उनका तारुफ आपसे करवाऊँगा और फिर गुफ्तगू का हमारा आगाज़ होगा। सबसे पहले खुशामदीद मेहमान मोहम्मद फ़ारूक अफजल साहब। अब तो शायद किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ये बात कही जा सकती है कि आप जो हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं, फ़ारूक भाई को आप जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, और उनकी गुफ्तगू सुनते भी हैं और सवालात भी भेजते हैं उनके लिए। तो आज एक दफ़ा फिर हमने उनको मदऊ कर रखा है, बहुत सारे सवालात उनके लिए हैं, तो आज फ़ारूक भाई से सवालात होंगे। बहुत शुक्रिया फ़ारूक भाई, सुबह के वक्त आपने हमें वक्त दिया और प्रोग्राम में तशरीफ़ लेकर आए। उनके हमरा तशरीफ़ रखते हैं जनाब परवेज़ मद्रास वाला साहब। आप भी हमारे प्रोग्राम में शरीक होते हैं, बड़ी खुलकर बात करते हैं और आप उनके भी तज्ज़िये और तबसरे सुनते हैं और उनके लिए भी सवालात भेजते हैं। तो परवेज़ भाई को भी हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया परवेज़ भाई प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। फारूक भाई, कुछ देर पहले एक बड़ा हसास मौजू है, गुफ्तगू इसी से आगाज़ कर लेते हैं। सेहत के हवाले से जैसे भी बात हो रही थी, आप क्योंकि टर्की बड़ा फ्रीक्वेंटली आते जाते हैं, पाकिस्तान की तिजारत के हवाले से ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव हैं, काम कर रहे हैं। मैं उस तरफ तो बाद में आऊँगा, लेकिन जो सेहत की एक बुनियादी सहूलत जिसको कुछ देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि एक निजी अस्पताल के अंदर अगर कोई कोरोना का पेशेंट चला जाए और 24 लाख रुपये 25 लाख रुपये उसका बिल बना के भेज दिया जाए, क्या इतनी सतात मैं और आप रखते हैं? आम आदमी को तो छोड़िए, एक आम पाकिस्तानी को तो छोड़िए, ये आपके मुल्क में सिर्फ सेहत का हाल है। आगे मैं मईशत की तरफ बाद में आऊँगा, ज़रा इसको तो कंटिन्यू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह यासिर भाई कि कोई भी मुल्क जी अपनी आवाम को जो बेहतर सहूलत दे सकता है, जी, जो अवामी एक मुतालबा कहना चाहिए आवाम का हक होता है, वो होता है एक सेहत और तालीम। बिल्कुल ठीक है, सबसे बुनियादी जो चीज़ें। अच्छा, सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, ज़ाहिर है हर आदमी बीमार होता है, बीमारियाँ सबके साथ हैं, मेजर भी होती हैं, माइनर भी होती हैं। हमारे यहाँ जो मुल्क का एक बाइंग पावर या जो भी हमारी एक माशी सूरत हाल है, उसमें अगर आपको एक आम आदमी किसी अच्छे हॉस्पिटल में चला जाए तो वो तो अफोर्ड कर ही नहीं सकता। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सारे ख़राब नहीं हैं, मैं ये कहूँगा, ठीक है, कुछ अच्छे भी हैं, लेकिन अक्सरियत ख़राब हॉस्पिटल्स की है जहाँ पर कि करप्शन की वजह से ना अद्वियात हैं, ना इक्विपमेंट्स की रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, और ना ही लोगों का इंटरेस्ट है, जो वहाँ डॉक्टर्स भी काम करते हैं या जो मैनेजमेंट है उनके अपने अपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं या क्लिनिक्स हैं, वो उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि कोई चेक एंड बैलेंस का सिस्टम नहीं है, अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है, ठीक है। उस वजह से क्या होता है कि अल्टीमेटली जो एक आम आदमी जो अवाम में से होता है वो बेसिकली परेशान हो रहा होता है, ठीक है। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि सेहत जो है ना उसका जो है फ्री होना चाहिए इलाज हमारे हर आदमी का। जिसके पास पैसा है वो जाए, भले प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए, ठीक है ना। लेकिन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इतने इक्विप्ड होने चाहिए, इतने एडवांस होने चाहिए कि जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल, हमारे यहाँ देखिए जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं वो सेहत को बेचते हैं ना, वो तो उस इलाज को बेचते हैं, ठीक है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने, आपको यकीन जानिए कि बगैर ड्यूटी की चीजें इंपोर्ट की हुई हैं, हर चीज किया हुआ है और उसको डिक्लेयर किया हुआ है कि चैरिटेबल है, ये है, वो है, लेकिन वो चैरिटेबल नहीं है। आप जब वहां जाते हैं तो आपको पता चलता है कि इट्स नॉट चैरिटेबल एक्चुअली, इट हैज बिकम नॉन इंडस्ट्री। हॉस्पिटल्स जो है ना ये एक इंडस्ट्री बन चुकी है इस वक्त, ठीक है। तो अब बहुत जल्दी हो सकता है कुछ सालों के बाद इसको इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया जाएगा ताकि लोग कमाएं और इसमें पनपे और फूलें फलें जो कुछ भी है। कोई टैक्स, हाँ, ना कोई टैक्स है इनके ऊपर, ना कुछ और चीजें इनके ऊपर, ठीक है। सो दे आर मिंटिंग मनी, और एट द सेम टाइम जो अवाम परेशान होती है, अब जाके हॉस्पिटल में जाके हाल तो देखें जाके कभी सर्वे इसका। देखिए इसमें हमारा मीडिया के रोल होना चाहिए कि वो बार बार जाके वहां इंडिकेट करे और इनको उठाए लोगों को कि यार ये आप मुल्क के अवाम के साथ क्या कर रहे हो आप लोग यार, ठीक है। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, एक ऐसा अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा इनको कि जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं वो अपनी जो उनके जो फ्राइज हैं आया वो उसको
तरीके से अंजाम दे रहे हैं, एहसन तरीके से अंजाम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। और सेकंडली नए हॉस्पिटल्स बनाने की भी जरूरत है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर मिलके जब काम करेंगे तो अवामी खिदमत का वो जो एक हम बात करते हैं ना, तभी वो हो सकती है। क्योंकि अच्छा फारूक भाई, एक चीज़, सॉरी आप कतई कलामी की माजरत, ये बाहर से जब IMF से पैसे लेते हैं वो तो कहते हैं कि हेल्थ और एजुकेशन तो ऐसी चीज़ें हैं जो आप GDP का 2% बेस पे आपको टोटल खर्च करना है। मुमकिन हो सकता है आपके यहाँ ये चीज़ कभी मटेरियलाइज हुई है? मैं तो पॉलिसी मेकर से ये बात पूछता हूँ कि ये कभी चीज़ मटेरियलाइज हो सकेगी आपकी? जैसे देखिए बात पता है क्या है, बात है प्रायोरिटी की। ठीक है, आप समझते हैं यार हमारी इकोनॉमी अच्छी हो जाए, हमारा सिस्टम ठीक अच्छा हो जाए, सब कुछ, जब तक तालीमी निज़ाम आपका ठीक नहीं होगा, जब तक आप तालीम पे सही पैसा खर्च नहीं करेंगे, ना आपकी माशी सूरत हाल ठीक होगी और ना आपका जो एक मुआशरा एज ए मुआशरा से कहना चाहिए सोसाइटी वो ठीक होगी। क्योंकि आपकी जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना रोटन सिस्टम है, जंग आलूद है, जिसमें आप अच्छा एजुकेशन में भी आ जाए कि एजुकेशन भी एक इंडस्ट्री बन चुकी हुई है। ठीक है, इसकी भी अनाउंसमेंट की जरूरत है सिर्फ। आप देखिए कि जो एक बुनियादी हक है किसी भी अवाम का वो तालीम और सेहत होता है। तालीम, पहली चीज़ तो तालीम फ्री होनी चाहिए, पब्लिक स्कूल्स होने चाहिए गवर्नमेंट के नहीं हमारी जिम्मेदारी नहीं है। नो, दिस इज रॉन्ग। बिल्कुल, आप प्राइवेट लोगों को दें, उनके पैसा है तो जाएं उसमें, लेकिन जो एक आम आदमी है, आप देखें कि हमारे यहाँ ज्यादातर लोग तो गुर्बत है या मिडिल क्लास हैं जो कि हाई फीस 50,000 महीना, 40,000 महीना, 30,000 महीना, इवन 10,000 महीना अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको ऐसे स्कूल्स उस लेवल के बनाने चाहिए, पर्पस बिल्ड स्कूल हो, बेंगलोर में ना हो, घर में ना हो, प्रॉपर तरीके से स्कूल होते हैं वो ऑफर करें इस तरीके से कि हो सकता है कि जो इवन पैसे वाले भी वहां अपने बच्चों को डालें। अच्छे अच्छे ऐसे स्कूल्स हैं यहाँ पर। तो ये अनफॉर्चुनेटली जो हमें एक GDP का रेशियो के तहत हमें तालीम और सेहत पे जो खर्च करना चाहिए, इनकी प्रायोरिटी नहीं है। वो पैसा ये खर्च करते हैं अपने अल्लह तल्लों में, वो उन्होंने फंड्स देने होते हैं MNS को, MPS को, उनको देने होते हैं ताकि उनको वो पैसा खर्च करके आए। भाई वो जो पैसा खर्च करके आया, अपना MNA MPA बना है, तो उसको फंड चाहिए ना, सेनेटर को फंड चाहिए उनको। हालांकि इनका काम नहीं है ये, लेकिन चीज ये क्या है कि हमारी प्रायोरिटीज क्या होती है, 5 साल जो गवर्नमेंट आती है वो उसको बचाने में लगी होती है और जो अपोजिशन होती है उसको गिराने में लगी होती है। तो अवामी मसाइल तो पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, कोई उस पर तवज्जो नहीं होती है, मुमकिन नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही। जी परवेज भाई, मईशत की तरफ आते हैं पहले ज़रा, क्योंकि सेहत का मामला था तो फारूक भाई ने निशानदेही की। अब वो टैक्स पेयर ये सवाल करता है पाकिस्तान में कि यार हमसे टैक्सेस तो लेते हैं, बड़ी hefty अमाउंट का ये हमेशा मुतालबा करते हैं और समाओ उसको मैनेज भी कर लेते हैं, कलेक्ट भी कर लेते हैं किसी ना किसी तरह, लेकिन डिलीवर क्या करते हैं? क्योंकि अगर आप एक टैक्स पेयर ये भी तो सवाल करता है कि भाई जब हम बहुत सारी बातें करते हैं, भाई टैक्स नेट को बढ़ा देना चाहिए, डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाएं, वो टैक्स पेयर सवाल नहीं करेगा पाकिस्तान में जो सेहत की सहूलियात है? आप यकीन करेंगे अगर किसी को जाके सरकारी अस्पताल के बाहर उसको 10 मिनट के लिए खड़ा कर दें, वो तो भाग जाएगा आपके मुल्क से। ये आपके यहाँ सूरत हाल है, तो कैसे फिर मामला हल हो, ये ज़रा समझाएं। तो आपके ह्यूमन राइट्स तो है ही नहीं ना, आप टैक्स पेयर की क्या बात कर रहे हैं? तो टैक्स पेयर वैसे भी टैक्स टू GDP रेशियो हमारा बहुत कम है, हमारे पास इतनी टैक्स कलेक्शन होती ही नहीं है जिसको आप इनकम टैक्स कहते हैं। बाकी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, बहुत सारे आपको टैक्सेस ले लेते हैं ये लोग जिसको आपको पता भी नहीं होता और वो उनका बड़ा खजाना जमा हो जाता है, मगर वो अल्टीमेटली पब्लिक के लिए नहीं होता। जैसे फारूक भाई ने बताया कि वो फिर क्या होता है कि वो एलोकेशन हो जाती है MNAs को और सेनेटर्स को, और वो अपने अपने इलाकों में उनका काम होता है कि वो तरक्याती काम करें, मगर वो तरक्याती काम हमें नजर नहीं आता। ठीक है ना, हम तो अभी रो रहे हैं ना यहाँ हमारे शहरी इलाकों को। आप अपने वहाँ चले जाएं, देहात में चले जाएं, आप लड़काना चले जाएं, वहाँ की हॉस्पिटल देखें, उसका तो बुरा हाल है। हालांकि बिल्डिंग बनी हुई है, अच्छी अच्छी बिल्डिंग बनाई है, सक्खर में अच्छी बिल्डिंग बनाई हुई है, हॉस्पिटल बनाए हुए हैं, आपने लड़काना में बनाए, मगर एज ही सेड फारूक भाई ने कि भाई वहाँ इक्विपमेंट ही नहीं है। अगर आपके पास इक्विपमेंट नहीं होंगे, डॉक्टर नहीं होंगे, तो वो बिल्डिंग का फायदा नहीं है। तो आपने वहाँ जो पैसे खर्च किए उस बिल्डिंग के अंदर, तो उस बिल्डिंग को बना तो दिया आपने एक बहुत बड़ा, ठीक है ना, ताबूत बना दिया, मगर उसके अंदर कोई काम करने वाला ही नहीं है, ना आपको मरीज मिलेंगे, इलाज होगा। अब वो बेचारे लाइन लगा के यहाँ जिना हॉस्पिटल और सिविल हॉस्पिटल में बैठे होते हैं, अब बाहर जाए तो फुटपाथों पे बैठे होते हैं। तो अब मसला ये है कि अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल का हाल देखें तो वहाँ क्यों इतनी लंबी है, वो बेचारे आते हैं 2-2 दिन तक बाहर बैठे होते हैं हॉस्पिटलों के बाहर। यार ये क्या गवर्नमेंट को नजर नहीं आता? ये क्या जो हमारे रूलर्स हैं इनको ये नजर नहीं आता कि क्या हाल कर दिया उन्होंने कौम का? हम और आप टैक्स देने वाले तो हमारी तो बाद में बारी आएगी, हम उनको देख के ना तो हम बोल देते हैं कि ठीक है यार हम हमारा इलाज करा लेंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में, मगर अगर हम वहाँ लाइन में खड़े हो गए ना तो किसी का हक मारा जाएगा। ठीक है ना, तो बात दरअसल ये है कि हमारे पास प्रायोरिटी नहीं है। देखें 2% इज ए जोक,
आप कहते हैं ना कि 2% आपने जो है ना तालीम पे दे दिए या सेहत पे दे दिए, यार व्हाट इज दिस नॉनसेंस। ये कोई आप इसकी आप वॉल्यूम तो निकालो, वैल्यू तो निकालो कि कितना पैसा बनता है, डिवाइड करो आप टोटल पॉपुलेशन से। तो 2% को आप अपने उसकी वैल्यू निकाल के डिवाइड करो पॉपुलेशन पे, तो आपको इस नेग्लिजिबल अमाउंट, ऐसे ही उस अमाउंट के अंदर आप समझ सकते हो कि पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान सेहतमंद रहेगा, पाकिस्तान में एजुकेटेड लोग होंगे। अगर हमारे पास प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस ना होते, पहले एक ज़माने में था कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल से जो बच्चे निकलते थे ना, वो उन्होंने कहाँ उन्होंने तरक्की की। मगर आजकल के ज़माने में अगर हमारे पास प्राइवेट स्कूल ना आते ना, तो अभी जो हमारा तालीम का निज़ाम है या हमारे पास जो पढ़े लिखे जो लोग हमें अवेलेबल हो जाते हैं, वो भी ना अवेलेबल होते। गवर्नमेंट ने तो हमें किसी हाल का नहीं छोड़ा। तो अब बात दरअसल ये है कि प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, इनको बनाने वाले, इनको प्रमोट करने वाले वही हैं जो उसमें बैठे हुए हैं। वो चाहते हैं कि भाई हम अपनी सरकारी नौकरी भी करते रहें और प्राइवेट स्कूल भी साथ में चलाते रहें। हम सरकारी नौकरी करते रहें अस्पतालों में और प्राइवेट हमारे क्लिनिक भी चलते रहें। अब वहाँ सरकारी हॉस्पिटल में तो उनको 100 रुपये मिलेगा या बिल्कुल नहीं मिलेगा, प्राइवेट क्लिनिक में तो इनकी 2-2 हज़ार रुपये फीस होती है और उस पर कोई टैक्स भी नहीं देना है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह कि ना डॉक्टर को एक टैक्स देता है। तो भाई बात दरअसल ये है कि मैं तो एक कारोबारी हूँ, मैं एक डॉक्टर के पास जाता हूँ, मैं देखता हूँ यार हम तो सारा कारोबार करके गवर्नमेंट को टैक्स भी देते हैं और हमारे ये हाल है। और डॉक्टर को देखो यार, डॉक्टर इज लिविंग ए लेविश लाइफ और प्लस उसको कोई टैक्स वैक्स भी नहीं देना। मैं के डॉक्टर के खिलाफ नहीं हूँ, आई रिस्पेक्ट ऑल द डॉक्टर्स फर्टर्निटी, मगर तालीम के शोबे में भी, मगर देखें अपना हिस्सा आपको डालना पड़ता है, कंट्रीब्यूट करना। हमारे यहाँ सफाई देखें, सबसे बड़ी बात है ना कि अगर आप सेहत की बात करते हैं तो सेहत आता है पानी। ज़्यादा से ज़्यादा वाटर बोर्न डिजीज़ जो है ना वो पानी से आती है और लोगों की सेहत उसी से ख़राब होती है। फिर गंदगी, तो ये सारी चीज़ों को हमें एक साथ लेके चलना पड़ेगा। गवर्नमेंट को प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी। आप क्या कहते हैं कि टीवी पे आके जो है ना एक दूसरे के ऊपर आप शोर मचाते हैं, इससे काम नहीं होगा। और क्या आप देखें कि मदीने की रियासत में देखें, जो भी गवर्नमेंट है मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सबके साथ हैं, मगर मदीने की रियासत में क्या एक दूसरे की आप अपने बुराइयां करते रहते हैं? मदीने की रियासत में होता है कि यार जिसने जो किया ना उसको साइड पे छोड़ो, मट्टी पाओ और आगे बढ़ो। आप अपनी परफॉर्मेंस दिखाओ, आप अपने काम दिखाओ और उससे लोगों के दिल जीत के आगे बढ़ो। तो आपका काम है खिदमत करना। आपका काम ये नहीं है कि भाई अब आप पुराने लोगों को अपने वो तोहमत लगा रहे हैं। तो मदीने की रियासत में तोहमत कोई नहीं लगाता, मगर आप आगे बढ़ो, लोगों को दिखाओ। लोग बड़े परेशान हैं सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से, पानी के, हर चीज़ के हवाले से। हम आपकी सेहत की बात करते हैं, यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो क्या कर सकते हैं, बहुत सारे एरियाज में काम करना है। पर वो एक सवाल आया था कि भाई फारूक साहब जो हैं वो बड़ा टर्की का विजिट करते हैं, ज़रा हमें ये तो बताएं कि मामलात कैसे हल हो गए, इतनी डेट लाइबिलिटीज़ कैसे ख़त्म हो गई, IMF से कैसे बाहर निकल आए। और फिर वो ये पूछते हैं, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक हमारे एक दोस्त हैं उन्होंने ये सवाल किया था कि आप फारूक भाई की नज़र ये ज़रूर कीजिएगा कि कितनी वर्कफोर्स थी जिन्होंने डिलीवर किया। 350 लोग, 400 लोग आपने हायर किए हुए यहाँ पर, फिर भी नहीं डिलीवर कर पा रहा है। उन लोगों ने कितने लोगों से अपनी इकॉनमी को ठीक कर लिया था, ये ज़रा बताइएगा। देखिए यासिर भाई, ये सारी बात होती है विजन की। ठीक है, हमारे अगर विजन अगर ठीक है, हमारा लीडर अगर विजनरी है ना, तो आप उसी हिसाब से अपनी टीम बनाते हो। ठीक है, लीडर को थोड़ा खुले दिमाग और खुले जहन और खुले दिल का होना चाहिए। ठीक है, और उसको हर एक को सुनना चाहिए। अब अगर आप इतनी स्ट्रगल करके पावर में आए हैं, तो जो हमारी एक दफ़ा बहुत पहले बात भी हुई थी किसी प्रोग्राम में कि जी उन्होंने कहा जी हमारे पास 200 आदमी हैं इस वक्त, हमने बिल्कुल तैयार रखा हुआ है और माशी जैसे आएंगे हमने हर जगह ये कर देना है, वो कर देना है। ये इनफैक्ट होता है क्या है कि हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह जो मुशीर होते हैं वही मरवाते हैं अपने लीडर को। ठीक है, अब वो लीडर एक अच्छा लीडर जब तक विजनरी नहीं होगा, वो खुद अगर नहीं घुसेगा तो उससे नहीं पता कि असल सूरत हाल क्या है। ऐसा ही वो ट्रस्ट कर लेता है अपने लोगों के ऊपर और फिर एट द एंड ऑफ द डे वो होता क्या है कि वो गिर जाता है, गिर जाता है। ठीक है, ऐसा ही। अच्छा, अब काबिल लोग किधर हैं? हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली पहले भी जो इकोनॉमी चलती रही वो अकाउंटेंट चलाते रहे। ऐसा ही। इकोनॉमिक्स कहाँ है? नहीं आपका इवन स्टेट बैंक का गवर्नर उसको बना दिया गया जो एक ब्यूरोक्रेट था नून लीग के जमाने में, उसको अलग ये नहीं पता होगी कि भाई माशी सूरत होती क्या है। हमारे यहाँ आपको पता है ब्यूरोक्रेट होता है क्या है, वो 3 साल पेट्रोलियम का सेक्रेटरी है, 3 साल वो एजुकेशन का सेक्रेटरी है, 3 साल वो कानून का सेक्रेटरी बनता है, 3 साल वो उसको फॉरेन ऑफिस का बना देते हैं। उसको तो किसी चीज की अल्लाह का शुक्र एक्सपर्टीज होती नहीं है ना, वो क्या करेगा वो। ठीक है,
अब वो उसको बना देगा गवर्नर स्टेट बैंक का, वो क्या पॉलिसियां बनाएगा, वो क्या पॉलिसी देखेगा, उसका विजन क्या है इकोनॉमी के लिए, एक वो एक आपको इकोनॉमिस्ट चाहिए होते हैं सर, आपको मॉनेटरी, आपको सारे जो है वो चाहिए होता है। अब आप देखिए छोटा सा मैं इंडिया की एग्जांपल देता हूं, जो फिक्की है उनका जो फेडरेशन है, सिर्फ उस फेडरेशन में 136 जो हैं वो पीएचडीज हैं इकोनॉमिस्ट, ठीक है 136। हमारी फेडरेशन में एक बंदा पीएचडी नहीं है जो इकोनॉमिस्ट हो कोई। तो ये एक अदारे की बता रहा हूं, तो आप सोचे उस मुल्क में कितने इकोनॉमिस्ट बैठे होंगे जो कि एक थिंक टैंक बन के अपने मुल्क की इकोनॉमी के लिए काम कर रहे होंगे, ठीक है। हमारे देखिए जो फॉरेन डेट्स हैं ये जब तक खत्म नहीं होंगे, जब तक आपकी पॉलिसियां इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ नहीं जाएंगी, ठीक है। सेकेंडली आप जब तक अपने नॉन डेवलपमेंट जो चार्जेस जो एक्सपेंडिचर्स हैं आप उनको कम नहीं करेंगे, ठीक है। आपके अरबों खरबों रुपए के सैलरीज, ये गाड़ियां, पेट्रोल और उनके बेनिफिट्स, उनके किराए, उनके मेडिकल, उनकी चीज़ें, उनकी तनख्वाहें, ये जो सारे एमएनए एमपीएस गवर्नमेंट के अदारों को जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं ये आपको नीचे लाने पड़ेंगे सर, ठीक है। आपको पैसे यहाँ से बचाने पड़ेंगे, अदरवाइज आपके रेवेन्यूज नहीं बढ़ेंगे। सेकेंडली इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी, आपको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कल्चर डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके लिए कोई ऐसे कोई बड़े बात नहीं है, एक बैठ के पॉलिसीज बनाने वाली बात है और फिर एक इम्प्लीमेंटेशन कमेटी बनाए जिसको बाकायदा पूछा जाए कि भाई 6 महीने के टारगेट दिए जाए उनको, ठीक है। इस 6 महीने में क्या किया आपने, 1 साल में क्या हुआ आपने क्या किया, तो वो उसके सम्राट जब भी अवाम तक कौम तक पहुंचेंगे जब तक के आप ऐसी पॉलिसियां ना बनाएं कि जिससे मुल्क रेवेन्यूज जनरेट कर सके। लेकिन फर्क भाई एक चीज़ का जवाब ये दीजिए कि जो एग्जिस्टिंग आपके पास सिस्टम मौजूद है जो अपनी कैपेसिटी से बहुत नीचे चला गया है, वो इस वजह से कि आपने उसको निगलेक्ट किया, आपने उसको ना कोई ईज दी, ना उसके लिए कोई सॉफ्ट पॉलिसी बनाई, ना उसको रिसोर्सेज दिया, एक्सेस टू फाइनेंस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, वो अपनी कैपेसिटी से नीचे आए। अब मैं अक्सर ये सवाल करता हूँ, नए इंडस्ट्रियल जोन बनाना, नई चीज़ें इंप्लीमेंट करना, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, व्हील रीइन्वेंट करने जितना मुश्किल होगा, इनकी कैपेसिटी को उसकी अपनी असल जगह तक लेकर आ जाए, पहले ये ज़रूरी नहीं है, उसके लिए क्या करेंगे ये तो बताएं। देखिए जो इस वक्त पॉलिसीज है ना गवर्नमेंट की, जो भी गवर्नमेंट आई है उसने आज तक कभी भी, देखिए आप जो बात कर रहे हैं ना, हमारे यहाँ कैपेसिटीज इस वक्त ज़्यादा नहीं है इस वक्त। अब मैं आपको टेक्सटाइल की बात करूँ, हाँ बिल्कुल, ठीक है। इस वक्त टेक्सटाइल ऑर्डर्स हमारे पास बेतहाशा आए हुए हैं, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ गई है, ठीक है। नो डाउट कि ये बहुत अच्छा एक इंडिकेशन है कि हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट इतनी बढ़ गई कि 5-5 महीने की डिलीवरी डेट्स नहीं है, ठीक है। लोग नई लूमें लगा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, नए एवेन्यूज देख रहे हैं क्या हो सकता है। अब हमारी देखिए किसी, अब आप एग्रीकल्चर में आ जाए, क्या एग्रीकल्चर जो हमारी इकोनॉमी है क्या वो ठीक है? हमारे यहाँ प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं है जो हम उगाते हैं उसको प्रोसेस करके एक्सपोर्ट कर सकें। तो मेरी वो बात कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, देखिए इसके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं लानी पड़ेगी। आप 5 साल आपको देखिए जब गवर्नमेंट आए ना, वो पहले बात है कि शॉर्ट रेंज ऑब्जेक्टिव्स हो, मीडियम रेंज के हो, फिर लॉन्ग टर्म हो, तो आप उसको लेके चलें कि जो फौरी तौर पे ऐसे क्या अवामी मसाइल हैं जिसको शॉर्ट रेंज में रख के आपने फौरी तौर पे हल करने हैं, ठीक है। तो आपको रिफॉर्म्स लानी पड़ेंगी, आप ऐसी रिफॉर्म्स कि मैं और आप बोले वाओ यार ये तो बड़ी जबरदस्त चीज तो यार, ये हम उसी ढील चाल में चल रहे हैं जो पुरानी चल रही है ना, भीड़ चाल, कट पेस्ट किया और उसको लेके चल रहे हैं, कोई नई चीज नहीं ला रहे जिससे कि इनकलाब आए, जिसे कहना चाहिए कि आप सेहत में, तालीम में, इंडस्ट्री में कोई ऐसी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाएं। देखिए आप हमारे मुल्क की इकोनॉमी, हमारे जो बांग्लादेश हमारे बाद क्या है ना, आज उनकी सिर्फ गारमेंट्स की $38 बिलियन की एक्सपोर्ट है, वो टोटल एक्सपोर्ट से हार्डली 100,000 कॉटन बेल्स उगाते हैं वो, ठीक है। उनके यहाँ कॉटन नहीं होती। हम चौथे कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री से 5वें नंबर पर आ गए। हमने ये कोशिश नहीं करी कि यार हम दूसरे पे आए या पहले पे जाएं, ठीक है। अब प्रॉब्लम वही बात आगे विजन की आ जाती है, बल्कि हमारी पिछली गवर्नमेंट ने क्या किया, नून ने तो जो कॉटन क्रॉप की फील्ड थी वहां ले जाके शुगर मिलें लगा दी, तो जो कॉटन उगा रहे थे उन्होंने गन्ना लगाना शुरू कर दिया। अब गन्ना और चीनी हमारा स्टेपल फूड नहीं है भाई, ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि वो एक माफिया बहुत बड़ी है, आपको चीनी माफिया को तोड़ना पड़ेगा सर। तो आप वो इंडस्ट्री लगाएं जिससे मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़े और मुल्क में एम्प्लॉयमेंट आए। एम्प्लॉयमेंट आएगा तो टैक्सेस भी आएंगे, इंडस्ट्री लगेगी, टैक्सेस भी आएंगे, तो टैक्स कलेक्शन देखिए, जिस तरह अभी बात हम कर रहे थे कि डॉक्टर्स हैं, इसके अलावा इतने अदारे हैं, इतनी प्रोफेशनल फील्ड्स हैं जो टैक्स नहीं देते, उसको आइडेंटिफाई तो करें। आप हर एक को टैक्स का बनाए तो सही। तो इसके बाद लोगों को आप अभी काफी बढ़े, ये 2-2.5 साल में तक 9-10 लाख आदमी जो हैं नए
जो टैक्स ब्रैकेट में लोग आए हैं, तो इसको बढ़ाने की जरूरत है। और जो डेट्स के ऊपर जब तक आप तवज्जो नहीं देंगे ना कि जो हमने इसको टारगेट बना के इससे जान छुड़ानी है, उसके लिए आपको इन हाउस सिस्टम करना पड़ेगा। ठीक आपको, ठीक है, लोन लेके लोन नहीं उतारना आपको, ऐसा ही है हमारे यहाँ तो पॉलिसी यही है। लेकिन परवेज भाई सवाल ये पैदा होता है कि जब डे टू डे बेसिस के ऊपर मामला चलाए जाएंगे, अब तक जो जितना भी सिस्टम चलाए जा रहे हैं, किसी भी इदारे में आप जाकर देख लें एडॉक बेसिस के ऊपर मामला चला रहे हैं, मसला कैसे हल होगा? फारूक भाई ने तो मसले की निशानदेही कर दी कि चलें आप पॉलिसी लेकर आ जाएं। अब वो भी तो कोई विजनरी आदमी लेकर आए ना, जो मामलात को समझता हो, जो इकोनॉमी को समझता हो कि एक शॉर्ट टर्म उसने टारगेट रखा, मीडियम, फिर एक लॉन्ग टर्म और मीडियम की तो बात ही नहीं करते। यहाँ तो डे टू डे बेसिस के ऊपर मामला चलाए जाते हैं। आज आकर देखते हैं दफ्तर में जी ये मामला हैं, इसको इस तरह आज निकाल दें, कल की कल देखी जाएगी, फिर मसला हल होता है इस तरह। देखिए, जो भी आपको अगर इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनानी है तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी का हल शॉर्ट टर्म नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे पास जो है ना एनर्जी का भी अपने प्रॉब्लम है, ठीक है, हमारे पास पानी का भी प्रॉब्लम है, तो हमारे पास दूसरे ऐसे मल्टीपल इश्यूज है ना कि जिसको हम अगर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करने जाते हैं ना शॉर्ट टर्म में, तो फिर क्या हो जाएगा, हम फंस जाएंगे उसके अंदर। अभी जितने भी आप देखेंगे, अभी ड्रैप के हवाले से अभी आप देखेंगे स्टेट बैंक ने एक पॉलिसी दी कि भाई नई इंडस्ट्री आप लगाएं और नई आप मशीनरी मंगाएं, हम आपको देखें 500-600 अरब रुपए की उन्होंने डिस्बर्समेंट करनी शुरू कर दी, और बल्कि और ज़्यादा भी। अब वो पैसा जब यहाँ इंडस्ट्री में लगेगा तो इसके साथ दूसरी भी तो चीज़ें आपको इंडस्ट्री को देनी पड़ेंगी ना, और फिर आपको रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स, अब वो चीज़ें ना होने की वजह से राइट काइंड ऑफ पीपल, यू नो, और फिर इसके बाद दूसरी सपोर्टिव फैसिलिटी वो ना देने से फिर इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है ना वो रुक जाती है। तो एक आपके पास शॉर्ट टर्म पॉलिसी तो बिल्कुल ऑब्वियसली होनी चाहिए, एक होनी चाहिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी। लॉन्ग टर्म पॉलिसी के लिए क्या होता है कि फारूक भाई बिल्कुल जानते होंगे कि आप टर्की जाए ना, तो टर्की में आप किसी भी इंडस्ट्रियल जोन में जाए नए में, तो आपको देखेगा कि वहाँ एक इंस्टीट्यूट है, उन्होंने एक अपना इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है जहाँ वो लोगों को ट्रेन करते हैं। आपने जो भी इंडस्ट्री लगाई हुई है ना, उसको आपके पास आके पूछते हैं कि आपको कौन से टाइप के लोग चाहिए, कैसे लोग चाहिए। ठीक है, आप कहें कि मुझे ये लेथ मशीन वाले चाहिए, तो वो आपको कहेंगे कि आपको कितने चाहिए, आप बोलेंगे कि भाई मुझे 10 लोग, वो उसको ट्रेन करके ना उन बंदों को अपने इंस्टीट्यूट में आपको वो 10 लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। उससे क्या होगा कि आपकी इंडस्ट्री जो है ना, आपका फोकस उस पर रहेगा। ये सारी चीजें जो है ना वो स्टेट ने ले ली हुई हैं अपनी जिम्मेदारी में। तो आपको गवर्नमेंट को देखें, इतना कोई अब आप दुनिया इतनी तरक्की कर गई है ना, आगे चली गई है, हम पाकिस्तानी अभी तक जो है ना पानी और कचरे पे रो रहे हैं। तो बात दरअसल ये कि या तो इनको ऐसा करना चाहिए कि इनके जो सारे जो हैं मिनिस्टर्स हैं या जो सारे इनके असिस्टेंट हैं, ठीक है ना, स्पेशल असिस्टेंट हैं जो बातें करते रहते हैं उस पर, उनको चाहिए कि वहां जाके ना तो उसको स्टडी करें, उस प्रोग्राम को, वो चीज़ों को देखें कि भाई किस तरीके से दुनिया में चीज़ें हो रही हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है, वो क्या ऐसे अपने लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि जिसकी वजह से उनकी इंडस्ट्री, आज आप टर्की में चले जाएं तो टर्की जो है ना वो compete करता है आपकी यूरोपियन प्रोडक्ट से। उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि वो दे कैन कम्पीट विद द यूरोपियन प्रोडक्ट, और उन्होंने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है। अब यूरोपियन प्रोडक्ट का मतलब ये है कि यू गेट मोर डॉलर्स अगेंस्ट दैट, आप यू अर्न मोर यूरो अगेंस्ट दैट। अगर आपने लो क्वालिटी चीज बनानी है तो लो क्वालिटी चीज में तो आपको इतने डॉलर और यूरो नहीं मिलेंगे, तो उन्होंने अपनी क्वालिटी इतनी हाई कर दी है कि उनको ज्यादा डॉलर और बनते, दे अर्न मोर मनी। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस किस्म की जो मुल्क हैं उनको जाके स्टडी करें, अलायंस करें, और हमारे पास यहाँ आके उसको रेप्लिकेट करें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपने ठीक कहा, एडवाइजर्स का काम आपने असाइन तो कर दिया है, लेकिन वो दूसरा काम करते हैं, जाते जरूर हैं अब्रॉड, लेकिन वो ये एसेट चेक करने जाते हैं कि फारूक भाई ने जो है जब अपने हुकूमत में थे तो एसेट्स उनके कितने थे, ये काम रह गया। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी। आप देखते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।
प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले जी गुफ्तगू हो रही थी कुछ मौशी मामलात के हवाले से, सिस्टम के हवाले से बात कर रहे थे कि जी मौशी मामलात कैसे इसको बेहतर बनाया जा सकता है। हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ तशरीफ़ फरमाए, बड़ी खुलकर गुफ्तगू कर रहे हैं तमाम मामलात के ऊपर। मोहम्मद फ़ारूक अफजल साहब और परवेज़ मदरास वाला साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाए और उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी मौशी मामलात के हवाले से। एक बात जो हम अक्सर दोहराते हैं, अब बहुत सारे लोगों की इसके ऊपर मुख्तलिफ राय, एक बड़ी तवील बहस हो जाती है जब सियासी मामलात को डिस्कस करते हैं। क्योंकि एक निज़ाम होता है ना किसी भी दुनिया में, वो रिज़ल्ट आपको दे जाता है। कहीं पे मोनार्क्स हैं, वहाँ पे भी रिज़ल्ट मिल जाता है। कहीं पे प्योर डेमोक्रेसी, ये वाली डेमोक्रेसी नहीं जहाँ पे प्योर डेमोक्रेसी है, वहाँ भी शायद रिज़ल्ट आ जाते हैं। कहीं पे ओलिगार्की और बहुत सारा इस तरह के दूसरे निज़ाम दुनिया के अंदर राइज हैं, वो कहीं ना कहीं रिजल्ट दे जाते हैं। यहाँ तो अभी तक समझना बड़ा मुश्किल है कि निज़ाम राइज कौन सा है। और फिर अगर मैं और आप अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि भाई शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है, तो वहाँ होता है जहाँ सोच रखने वाले लोग हों, जिनके अंदर खौफ खुदा हो, लोगों का दर्द हो, एहसास हो, ये सारी चीज़ हो। बड़ी माजरत के साथ बड़ी तल्ख बात है, वो चीज़ नज़र नहीं आती। वो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, वो एक्शंस नहीं है इधर। तो फिर कैसे रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे, ये तो ज़रा समझाएं। देखिए यासिर भाई, बात यह है कि जब पेट में हराम चला जाता है ना, तो फिर आंखों पे पर्दे पड़ जाते हैं। तो हमारे जो अवामी नुमाइंदे या काम के, चाहे गवर्नमेंट में लोग हों या बाहर हों, किसी ना किसी तरीके से हराम पेटों में जा चुका है और जा रहा है और जाता रहेगा, क्योंकि इस निज़ाम की वजह से। इस वजह से क्या होता है कि फिर आंखों पे पर्दे पड़ जाते हैं और आपको इवन आपके दिल भी स्याह हो जाते हैं। फिर आपके ऊपर किसी अच्छी बात का असर भी नहीं होता, किसी की तकलीफ का भी आपको एहसास नहीं होता फिर, क्योंकि फिर आपके ऊपर तो सब सिस्टम खत्म हो चुका है ना आपको। तो ये इस निज़ाम की वजह से ये है कि हमारे पेटों में हराम जा रहा है। अच्छा, हराम दो तरीकों से जाता है। एक होता है कि आप अपनी जो जॉब कर रहे हो बददियानती से कर रहे हो, मैं पैसा नहीं ले रहे हो, लेकिन आप सही वक्त नहीं दे रहे हो। आप समझते हो यार मैं तो रात को जाता हूँ, मैं इतने रात को आता हूँ, उससे तो हम गुनाह समझते ही समझते नहीं उस चीज़ को। ठीक है, नमाज पढ़ने जाएगा तो 17 रकातें भी पढ़ेगा, बैठा हुआ। भाई आपका वक्त खरीदा हुआ है, फर्ज पढ़ो, अपने काम पर आओ। ठीक है। अच्छा, लोग क्या करते हैं कि उसको समझते नहीं, यार कोई मसला नहीं है, कुरान पढ़ना शुरू कर दिया और बहुत सारे काम है जो आप बददियानती से करते हो। फिर पैसे की बददियानती भी है, करप्शन तो है ही अपनी जगह पे। हमारे यहाँ आप ये यकीन जानिए कि जो एक मेडिकल अलाउंस मिलता है ना किसी गवर्नमेंट के बंदे को और तमाम वज़राओं को, या जिस लोगों को मिलता है जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, वो बड़ा हाई फाई मिलता है। बिल्कुल। तो आपको हैरत होगी कि तमाम वज़रा, MNA, MPAs या गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, उन सब के बीमार खानदान पूरे के पूरे बीमार हैं। उनकी बेटी को कैंसर है, उसकी बीवी को यूं है, क्योंकि वो सारे फंड्स लेने वो जो साल का करोड़ रुपया दिया हुआ है ना गवर्नमेंट ने, वो साल का जाली बिल भर के वो करोड़ रुपया उन्होंने लेना है। उनका हक है, वो कहते नहीं हमारा हक है भाई, ठीक है। वो पैसा क्या हलाल क्या है? नो। वो जब हराम पेट में जाएगा, औलाद की पेट में, आपके पेट में, तो काम कैसे ठीक होंगे भाई आपके? ठीक हो नहीं सकते। सेकेंडली, किसी भी मुआशरे की जो इस्लाह या अच्छा मुआशरा जो बनता है वो तालीमी निज़ाम से बनता है। हमारे यहाँ जो तालीमी निज़ाम है उसमें करैक्टर बिल्डिंग नहीं है, किरदार साजी नहीं है। मैं एजुकेशन पे इसलिए जोर देता हूँ हमेशा कि जब तक हम अपनी जनरेशन की करैक्टर बिल्डिंग नहीं करेंगे तो 25-30 साल तक हमें अच्छे लोग नहीं मिलेंगे इस मुआशरे में। अगर यही निज़ाम तालीम रहा जो अभी है, तो उससे ये आप अच्छे लोग कभी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो अभी तालीम दी जा रही, तालीम दी नहीं जा रही, आपको होना चाहिए तालीम बेची जा रही है, तालीम दी नहीं जा रही, तालीम खरीद रहे हैं आप। ठीक है, आप जब खरीदते हो तो आप कभी भी अच्छा शहरी, अच्छा मुसलमान या अच्छा पाकिस्तानी कभी नहीं बनाएंगे आप। ठीक है, उनकी एक लगी बंदी चीजें होती हैं। ठीक है। मैंने कई दफा हमने रिफॉर्म्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने बना रखी है, उसमें हमने एजुकेशन रिफॉर्म्स के हवाले से बड़ा सेर हासिल गुफ्तगू की थी कि भाई किस तरह हमारा मुल्की तालीमी निज़ाम आप ठीक करें, ताकि जो हमारी जनरेशन अभी जो आने वाली है, हम कम से कम उनकी किरदार साजी तो करें। बिल्कुल ठीक है। जो ऑलरेडी पक्के हो चुके हैं उनको आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि पेटों में हराम जा चुका है, चीजें खराब हो चुकी हुई हैं। तो वो उनकी नजरें, उनका दिल, उनका दिमाग, वो हर वक्त गलत चीजों को सोचता है और गलत चीजों की कमाई को सोचता है। तो आप ये मुआशरा सीधा कर लेंगे, ये मुमकिन नहीं है। ये उसी वक्त थोड़ा बहुत मुमकिन है अगर कोई ऐसा निजाम आ जाए लटकाने वाला, ठीक है, जो हमारा जुडिशल सिस्टम अगर ठीक हो जाए। कम से कम ये जो शॉर्ट रेंज की बात करूंगा मैं, उस पर आऊंगा कि आप अपना जुडिशल सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग कर दें, वो ये लेजिस्लेशन नहीं चाहेंगे, क्योंकि कानून साजी इन्होंने करनी है। ऐसा ही है। आज तक इन्होंने कानून साजी क्यों नहीं करते? ये अपने मफाद में करते हैं ना। एग्जैक्टली, वो जो उनके मफाद में होता है वो उसके लिए करते हैं। वो इनको ये होता है कि फंड्स दो,
जो फंड्स इनका हक नहीं है वो बल्दियाती अदारों का है, बिल्कुल ठीक है। बल्दियाती नुमाइंदों का है। इनका काम है लेजिस्लेशन, बिल्कुल ठीक इनका है। काम है कानून साजी कि किस तरह आवाम को सहूलत दें, ऐसी क्या पॉलिसियां बनाएं कि जो निजाम को हम ठीक करें, किस कहां पर झोल है उसको हम ठीक करें, कहां लूप होल्स हैं उसको हम ठीक करें, कहां बेहतरी की गुंजाइश है उसको हम ठीक करें, बिकॉज देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इंप्रूवमेंट। बिल्कुल एक्चुअली ठीक है। हमारी ये लेजिस्लेशन काम नहीं करते। एग्जैक्टली लेकिन परवेज भाई अब सवाल ये पैदा होता है ना, बार बार एक बात दोहराई जा रही है कि फार साइटेड लोग होंगे ना, विजनरी लोग होंगे। अब फारूक भाई ने तो निशानदेही कर दी कि जब पेट में आपको पता है कि 2 नंबर की कमाई होगी तो मामला को कैसे हल करेंगे। वो तो जाहिर है कि उसका दिमाग इन्हीं चीज़ों के अंदर घूमता रहता है कि मैंने माल कैसे बनाना है और यहाँ से फैमिली को लेकर इंग्लैंड अमेरिका में कैसे सेटल करना है। टोटल एफर्ट भी इतनी ही है। बड़े माजरत के साथ जो लोग हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान में कल्चर क्या है, रिटायरमेंट के बाद सिर्फ इतनी अप्रोच होती है कि जाकर अमेरिका में जाके सेटल हो जाएं। भाई यही एक काम रह गया है, तो कैसे पे डिलीवर करेंगे ये समझाएं। देखिए, ये तो जाहिर बात है कि हम जब प्रोग्राम शुरू हुआ था तो हमने ये सारी बातें कर चुके हैं कि हमारे यहाँ जो सिस्टम है ना वो है ही नहीं, और हमारे पास वो सहूलियात हैं वो भी नहीं है। क्योंकि ये ओवर द ईयर्स, ये एक दिन में ये सिस्टम खराब नहीं हुआ, और ये एक दिन में करप्शन जो है ना इतना डीप इनसाइड नहीं चली गई है। ठीक है। ये तकरीबन समझ लें कि पिछले कोई 40 सालों में जो है ना ये पूरा निज़ाम जो है ना ये खराब हो गया, ये करप्ट हो गया है। और इस सारे निज़ाम को, 40 साल के निज़ाम को, पहले एक ज़माने में देखें यूब खान का ज़माना था, या पहले जो शुरू की बातें कर रहे हैं, तो हमारे अब्बा भी बता रहे हैं कि यार वो ऐसा पाकिस्तान था कि लोग आते थे और दे फील प्राउड ऑफ इट। हमारे पास हर एयरलाइन यहाँ आती थी पाकिस्तान में, हमारे पास तो अमेरिकन प्रेसिडेंट और पता नहीं वो मलका भी आती थी। मगर बात दरअसल ये कि हमने हमारा निज़ाम, हमने हमारी कंट्री को हमने खुद गंदा किया, हमने उनके साथ भीख मांग के अपने आप को खुद नीचा कर दिया। आप जिसके पास एक दफ़ा भीख मांग लेते हैं या इसके आप दफ़ा कर्जा ले लेते हैं ना, तो फिर उसकी नज़र में आप बहुत ही नीचे हो जाते हैं। तो आपने अपने आप को नीचा भी कर दिया। फिर इसके बाद आपकी जो 40 साल के अंदर जो आपकी ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो खराबियां पैदा हुई है ना, और आपके सारे सिस्टम जो है ना वो सारे करप्ट हो गए, ख़राब हो गए, उसकी वजह से हमारे सारे निज़ाम, इंडस्ट्री वो है वो सारी ख़त्म हो गई, हमारी एजुकेशन सिस्टम ख़त्म हो गया, हमारी हेल्थ ख़त्म हो गई, हमारे पास कोई डैम नहीं बने, हमने कोई चीज़ काम ढंग का किया ही नहीं है। और उसके जाहिर बात है कि वो सारी चीज़ें जो रिसोर्सेज आपके अपने हैं, आप उसको बेटर यूटिलाइज नहीं करोगे और आप उसके रेवेन्यू नहीं जनरेट करोगे और आपकी इकोनॉमी को ग्रो नहीं करोगे, तो आपके पास फिर ऑप्शन नहीं रहेगा कि भाई जाके भीख मांगो या किसी से कर्जा मांगो, क्योंकि आपने सारी चीज़ें ख़राब कर दी हैं। अब ये है कि भाई ठीक है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ या पहले एक प्रोग्राम में, देखें सारी चीज़ें एक साथ सही नहीं हो सकती। हमारे पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं है ना, इतने सारे लोग हैं। आज हम एक इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं ना कि गवर्नमेंट लोगों को अरबों रुपए भी दे देना कि भाई जाके तुम इंडस्ट्री लगा दो, तो बिजली कहाँ है हमारे पास, पानी कहाँ है हमारे पास, लोग कहाँ हैं, स्किल्ड लेबर कहाँ है। तो वो अगर लगा भी लेते हैं ना तो उनकी एक्सपेंशन होगी ना, तो इतनी जल्दी रैपिड एक्सपेंशन नहीं हो सकती। ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास जो माइंडसेट है ना लोगों का, जो वर्कर्स का माइंडसेट है ना, वो भी काफ़ी वीक है। फारूक भाई कह रहे हैं कि यार नमाज पढ़ने जाते हैं तो वो 16-17 रकातें पढ़ लेते हैं एक साथ ही। जितना टाइम उसका होता है ना, ऑफिस का टाइमिंग का होता है ना, they spend more time in doing other things, you know, कि भाई वो अपने जो मालिक ने जो पैसे दिए हुए हैं उसका टाइम उसमें डालो, बाद में हम ये भी कर लेंगे। देखिए, अल्लाह को याद करना है तो अल्लाह को याद करने का एक होता है कि आप फर्ज पढ़ लो, तो इसके बाद आप दूसरे रकातें आप रात में भी पढ़ सकते हो। तो हमारे पास ये एजुकेशन है, हमारे पास लोगों का माइंडसेट चेंज करना है। गवर्नमेंट को सबसे पहले तो कम से कम 1 या 2 चीज़ तो पकड़ ले आप अपने, और दूसरा MNA वाली बात है या सेनेटर की बात है, उनको आप कहते हैं कि उनको फंड्स दे दो, उनको फंड्स देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनका काम है लेजिस्लेशन करना, उनका काम है इस्लामाबाद में बैठ के ना तो पॉलिसी मैटर को डिस्कस करना, वोट लेकर आते हैं, लोगों से वोट मांगते हैं। इस बात आपने उनको पैसे दे दिए यार, वो कराची में होता ही नहीं है मैंने, वो तो आधा टाइम तो इस्लामाबाद में होता है। आप कराची के वो डेवलपमेंट वर्क को आप किस तरह से मॉनिटर करेंगे? फिर आपने किसी ठेकेदार को, क्यों कराची आएगा, किसी ठेकेदार को आपने काम दिया था, बोला 80 मेरे 20 तेरे, और वो 20 में भी जो है ना वो 5 या 10 लगाएगा, हमें रोड नजर ही नहीं आती है। ठीक है ना, आप देखेंगे जितने पैसे कराची को मिले या दूसरे शहरों को मिले हैं, आप देखेंगे इतने पैसे अगर सही लगते ना
तो कराची अभी तो आप समझ लें कि वो बोलने लगता, अपना ऐसे शहर ही खुद बोलता खुद कि बोलता। यार मेरे को देखो इन्होंने सजाया हुआ है। आपने तो उसको खाया हुआ है, जैसे कहते हैं ना गिद्ध की तरह आपने खाया हुआ है कराची को। आपने कराची को नोच के खा लिया है और अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी मुल्क तरक्की करे। कराची इज द मेजर रेवेन्यू जनरेशन पाकिस्तान का। 60 से 70% जो है ना हम रेवेन्यू कराची से कमा के देते हैं। अभी आपकी एक टैक्स डायरेक्टरी आई है, पाकिस्तान का एक जो मॉल है ना वो जितना रेवेन्यू कमा के देता है ना, तो लाहौर का सारा लाहौर शहर कमा के नहीं देता। पाकिस्तान का एक मॉल जितना आपको रेवेन्यू अर्न करके देता है, हाँ जी, वो लाहौर का पूरा शहर नहीं देता है। तो यार ये तो यार गलत नहीं है कि यार लोगों को नजर नहीं आता है। पहले लोगों को नजर नहीं आता था, और अब नजर आ गया है। तो अब व्हाट नेक्स्ट, क्या करने जा रहे हो, कर क्या सकते हैं? बिल्कुल ठीक है। हमारे पास देखें लोगों को चाहिए, अब लोग तंग आ गए हैं, लोगों को रिलीफ चाहिए। आप कहते हैं कि यार लोग बाहर जाके सेटल हो, यार इस कंडीशन में कोई सेटल हो सकता है? क्या लोगों को अगर जब भी मौका मिलेगा ना, लोग बोलेंगे कि यार यहाँ से मिलियन 2 मिलियन कमाओ, जेब में पॉकेट करो और जाके आराम से रहो, जहाँ वहाँ आपको सेहत भी फ्री मिलेगी और तालीम भी फ्री मिलेगी, आपके बच्चे जो है ना वहाँ सेटल भी हो जाएंगे। यहाँ आके तो बोलेंगे कि यार जिस तरीके से हमने हराम कमा के हमारे वहाँ सेटल किया है ना, तो हमारे बच्चे भी यही करेंगे, चलो हमने तो खा लिया, अपने आप को वहाँ सेटल कर लिया, अब बच्चों को आगे वहाँ हम तालीम देंगे और आगे बढ़ाएंगे। तो ये सिस्टम से जो है ना निकलना पड़ेगा, माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, एक नहीं है 10 हैं और बल्कि 100 हैं। तो हमें गवर्नमेंट को चाहिए कि यार 1-2 चीज़ें, इंडस्ट्रियलाइजेशन, फारूक भाई ने बहुत अच्छी बात की, आप उसके अंदर तवज्जो दें। हमारी इस दफ़ा कॉटन की क्रॉप नीचे जा रही है, आपकी इस दफ़ा कॉटन की प्रोडक्शन है ना, आपकी समझ लें कि 30% डाउन हो गई है। ऐसा ही यार ये तो जुल्म है ना पाकिस्तान को। क्या आपने 2 साल या 2.5 साल में भी अगर आप लोग आए तो आपने उस चीज़ को देखा नहीं यार? बिल्कुल एड्रेस तो नहीं कर सकते। हम अब क्या कह सकते हैं? हमारे बिजनेसमैन से बात करें, किसी से बात करें कि रोने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। हम जो हमारा बचा कुछ जो पूंजी है ना, हम उसको लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारी फैमिली है, हमारे माँ बाप है, हम तो जा नहीं सकते कहीं, हमने बिजनेस ही यही करना है, पैदा यहाँ हुए हैं तो हमें तो यही करना है, मरना भी इधर ही है, काम भी यही करना है। और जिस हालात में काम कर रहा है ना आज का बिजनेसमैन, उसको अगर आप किसी दूसरे मुल्क में जाए ना, तो उसको जो है ना हाथों हाथ लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। उसको वो सारे आपको देते हैं, मौके देते हैं, इंसेंटिव देते हैं कि आप कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं आपके बिजनेस को। यहाँ तो कुछ है ही नहीं। और वो आखिरी जुमला, खैर बातें तो उसमें बहुत सारी हैं, लेकिन जब वो एक हमारे एक दोस्त आपके बड़े अच्छे अली नासिर, वो ये कहते हैं कि जनाब जब आपको बताई झूठ जाए, वो आपको कहते थे 500 साल की गैस आपके पास है, 70 साल में आपने ख़त्म कर दी, तो इसका मतलब है या तो वो बात गलत थी या फिर आपने जो रिसोर्सेज बहुत बुरी तरह से इस्तेमाल किए, दोनों में से एक बात है। तो ये भी तो एक बहुत बड़ा मसला है कि आप देखिए चीज़ें सही नहीं बताई गई। नहीं चीज़ें सही बताई गई। आपने उस CNG को फूंका रोडों के ऊपर। कौन सा मुल्क है जो आप जिस गैस को चाहिए था कि इंडस्ट्री को दिया जाए या डोमेस्टिक दिया जाए, आपने ट्रकों पे फूका। सब दुनिया हंस रही थी जब आप गाड़ियों में जला रहे थे। एक खास एक माइंडसेट था ना, क्यों एक 6 किलोमीटर के ऊपर 50 CNG स्टेशन के आपने परमिट्स दिए पैसे लेके, तो गैस वो गाड़ियों में फूंकी जाएगी या फिर आप इंडस्ट्री को देंगे? आज जो हम बहरान है गैस का, उसका सीधा ये चीज बात ये है कि जो करप्ट लोग पीछे आते गए अपने अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए और नए नए एवेन्यूज ढूंढे पैसे बनाने के, उसमें ये गैस को फूंका गया। रिजर्व्स हैं, हर चीज हमारे पास है, लेकिन उसका पे इस्तेमाल गलत है, हाँ बेतरीके से, और उसको अब्यूज किया गया, मिसयूज नहीं, अब्यूज किया गया उन चीजों को जो अल्लाह की खास नेमतें हमारे पास हैं, वेस्ट किया ना, वेस्ट किया हमने वो पैसा। यार अभी भी CNG बिक रही है यार, पाबंदी लगाओ उसके ऊपर। अभी तकरीबन कितना फर्क है CNG में, उसको खत्म करो। हमने टीवी के ऊपर कैंपेनें चलाई थी, इश्तिहार चलाए थे कि गाड़ी में लगाएं आप और माहौल आपका जो है मैं आपके इस प्लेटफॉर्म को दोबारा एक उसको इस वसातत से एक बात दोबारा फिर करूँगा जो बार बार मैं कह रहा हूँ महंगाई के कंट्रोल के लिए, कि गवर्नमेंट ये शॉर्ट रेंज का प्रोजेक्ट समझ के काम करे। ये जो सब्जी दालें चीज़ें जो भी है, इसमें जो बीच के लोग हैं उनको निकाले, ठीक है, जो आड़ती सिस्टम खत्म करे। आड़ती 4 रुपए किलो चीज़ लेता है, 40 रुपए किलो देता है एजेंट को, एजेंट देता है 60 रुपए किलो पथारेदार को, पथारेदार देता है 80 रुपए किलो आपको, और 100 रुपए किलो मुझे आपको मिलती है। ऐसा ही है। तो ये जो बीच का आदमी, इसको आप डॉक्यूमेंटेड करें कि वो करना पड़ेगा, किसान से ग्रोवर को पैसा नहीं मिल रहा, आप ग्रोवर से कितने में खरीदी आपने बताया जाए, डॉक्यूमेंटेड हो, और आपने आगे एजेंट को कितने में बेचा है
इनको टैक्स ब्रैकेट में लेके आए, इनको डॉक्यूमेंट करें, ताकि महंगाई जो है ना, ये गवर्नमेंट का काम है उसको मॉनिटर करना, उसको इन्फोर्स करना कमेटी को। लेकिन महंगाई बढ़ा कौन रहा है? मैं और आप। अगर मैं आड़ती हूँ तो मैं काम कर रहा हूँ खराब ये वाला मुल्क के लिए, आवाम के लिए। तो वी नीड टू टेल द पीपल कि हु आर द कल्प्रिट्स, बेसिकली कौन से लोग हैं जो महंगाई के जिम्मेदार हैं। ये बीच के लोग हैं। ये सिस्टम खत्म करे गवर्नमेंट फौरी तौर पे, जो भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया फारूक भाई, थैंक यू सो वेरी मच प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। परवेज़ भाई आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही है और एक और इंशाल्लाह निश्चित रखेंगे। फारूक भाई जो है बड़े खुलकर बात करते हैं। परवेज़ भाई भी आज माशाल्लाह उन्होंने तमाम चीज़ों की निशानदेही की है। जिस सिस्टम के हवाले से देखें, अपने अपने ख्यालात हैं, जिस हवाले से भी हमारी गुफ्तगू हुई है, मसाइल को हल किया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आपकी एक तो नीयत होनी चाहिए, और दूसरा ये कि बार बार ये बात की जा रही है, इसकी निशानदेही की जा रही है कि ये जो बयान दिए जाते हैं सुबह से लेकर शाम तक एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, इससे हट के अगर आप वाकई अपने इदारों की कारकर्दगी के हवाले से बताएं, जो पोर्टफोलियोज़ जो आपने असाइन किए हुए मुख्तलिफ वजारतें हैं, इनकी परफॉर्मेंस के हवाले से बताएं, क्या करने का इरादा रखते हैं। अगर ये बैठकर बताएंगे, लोग तवज्जो से आपकी बात ज़रूर सुनेंगे। एक ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ, ब्रेक के बाद स्केड्यूल गेस्ट हमारे होंगे दूसरे हाफ में, और उनसे हमारी गुफ्तगू रहेगी। आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।